एक वक्त था जब यूपी में माफियाओं का राज हुआ करता था, लेकिन आज जितने भी माफिया हैं या तो जेल में हैं या फिर माफियागिरी छोड़ चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी माफियाओं के नाम हैं जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जिक्र वक्त वक्त पर होता ही है। यूपी की बात हो और अतीक अहमद का नाम सामने ना आए तो जराइम की दुनिया शायद पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसके किए गए गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। उसके बेटों ने भी उसके गुनाहों को खूब उसमें भागीदारी निभाई थी, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिल्डर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के आरोपी माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद को जिला अदालत से जबरदस्त झटका लगा है और उसे कोई भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश सेशन जज संतोष राय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद दिया। उमर इस वक्त उत्तर प्रदेश की लखनऊ जेल में बंद है। इस मामले में उमर ने खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। प्रयागराज के मोहम्मद मुस्लिम नाम के बिल्डर ने उमर अहमद पर यहां पर खुलदाबाद थाने में रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक बिल्डर ने 2021-22 में उसे चकिया तिराहे से असद कालिया नुसरत अली अहमद उमर के गनर एहतिशाम करीम से जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और माफिया के ऑफिस ले गए। इस दौरान बिल्डर से 5 करोड़ रुपए की मांग के साथ ही उसे काफी टॉर्चर भी किया गया। इसके अलावा बिल्डर से देवघाच वाली जमीन उमर अली के नाम करने के लिए धमकी भी दी गई। बेल्ट से उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की गई थी। इस मामले में असद कालिया और नुसरत 2 लोग जमानत पर हैं। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट को बताया कि आरोपी उमर पर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की गई है। अपहरण और रंगदारी मामले में आरोप तय। इससे पहले प्रयागराज जिला अदालत ने उमर और अली समेत 2 अन्य आरोपियों पर रंगदारी मांगने और फिरौती के लिए अपहरण करने के मामले में आरोप तय किए थे। 31 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान दोनों भाई ऑनलाइन यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। दोनों ने दलील दी थी कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाकर केस दायर किया गया है। उन्होंने कहा था कि सही जांच सामने आने के बाद सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को आरोप पढ़कर सुनाए और अगली सुनवाई में गवाहों की पेशी का आदेश दिया था। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में भी पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों बेटों और बहनोई के साथ ही दर्जन भर करीबियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली थी जमानत। आपको बता दें कि इससे पहले दिवंगत माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद को जमानत मिली थी। हालांकि वो जेल से रिहा नहीं हुआ था, क्योंकि उसके खिलाफ कई मामले लंबित हैं और उन मामलों में वो जेल में बंद है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उमर अहमद को लखनऊ की सीबीआई की प्रथम कोर्ट ने जमानत दे दी। उमर अहमद को 2 मामलों में जमानत मिली और ये मामले मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ देवरिया कांड से जुड़े हैं। आरोप है कि उमर अहमद ने लखनऊ के व्यापारी मोहित जायसवाल से मारपीट की थी और ये मारपीट पैसों के लेन देन को लेकर देवरिया में हुई थी और इस मामले में ईडी ने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। लखनऊ सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने ईडी के द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट मामले में उसे जमानत दे दी। मोहम्मद उमर फिलहाल लखनऊ जेल में है और जमानत के बाद वो वहीं रहेगा, क्योंकि उसके खिलाफ और भी कई मामले दर्ज हैं। लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित के अपहरण और हमले के सिलसिले में सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करने के बाद उमर फिलहाल लखनऊ जेल में ही बंद है। उमर अहमद उमेश पाल की हत्या का मामला भी उस पर दर्ज है। पुलिस ने इससे पहले कहा था कि उमर ने उमेश पाल की हत्या की साजिश में शामिल होने की बात कबूल की थी। उमर ने पुलिस को बताया था कि उसके छोटे भाई असद ने अन्य हमलावरों के साथ बरेली जेल से लौटने के बाद उससे मुलाकात की थी। उसने अपने चाचा अशरफ से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने उमेश पाल की हत्या की योजना को अंतिम रूप दिया था। असद ने उमर को योजना और हमलावरों के बारे में बताया था, जो अपने पिता अतीक और चाचा अशरफ के निर्देश पर उमेश पाल की हत्या करने वाले थे। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पहले जुटाए गए सबूतों, गिरफ्तार आरोपियों के बयान, उमर और अली से पूछताछ में पता चला था कि वो उमेश पाल की हत्या की साजिश में शामिल थे। गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में पहली चार्जशीट मई 2023 में आरोपी सदाकत खान के खिलाफ दाखिल की थी और उसके बाद अतीक के वकील खान सोलत हनीफ, अतीक के साले डॉक्टर अखलाक समेत 8 आरोपियों के खिलाफ 2 पूरक चार्जशीट दाखिल की गई थी। बबलू श्रीवास्तव की रिहाई पर फुल स्टॉप। वहीं दूसरी तरफ जेल में सजा काट रहा माफिया डॉन ओम प्रकाश उर्फ बबलू श्रीवास्तव अब बाहर आने की जुगत लगा रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुर्म की दुनिया में एंट्री करने वाले बबलू की पहचान
किडनैपिंग, किंगपिन और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन तक की रही है। 31 साल पहले प्रयागराज में कस्टम कलेक्टर की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे बबलू की तरफ से रिहाई की याचिका राज्यपाल के सामने भेजी गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। 31 साल पहले प्रयागराज में अपर कस्टम कलेक्टर की हत्या के आरोप में बरेली जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे माफिया बबलू श्रीवास्तव की समय पूर्व रिहाई की दया याचिका राज्यपाल ने खारिज कर दी। 61 साल के बबलू अभी तक 31 साल 3 महीने 3 दिन की सजा काट चुका है। बबलू श्रीवास्तव ने यूपी प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट की धारा 2 के तहत जेल से रिहा होने के लिए गुहार लगाई थी। माफिया डॉन बबलू की दया याचिका पर डीएम और डीसीपी लखनऊ ने समय पूर्व रिहाई की संस्तुति की थी, यानी यहाँ पर उसकी गुहार लगाई थी और इस आधार पर ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी याचिका अस्वीकार कर दी। इससे बबलू के बाहर आने के रास्ते पर फुल स्टॉप लग गया। गौरतलब है कि 24 मार्च 1993 में बबलू श्रीवास्तव ने प्रयागराज में अपने गुर्गों के साथ कस्टम कलेक्टर एलडी अरोड़ा की उनके घर के पास हत्या कर दी थी और इस हत्याकांड के बाद बबलू पर टाड़ा लगाया गया था। जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को यथावत रखा था और इस संबंध में संयुक्त सचिव शिव गोपाल सिंह ने कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं के डीजी को इससे अवगत करा दिया। इसमें कहा गया कि बबलू को उसकी याचिका अस्वीकार करने की जानकारी दी जाए। कौन है बबलू श्रीवास्तव? बात जून 2021 की है। पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मन और लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद को टारगेट बनाकर एक बड़ा हमला किया गया था, जिसमें 3 लोग मारे गए थे और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस हमले में नाम आया था भारत की जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव का, जिसे जुर्म की दुनिया में किडनैपिंग किंग के नाम से जाना जाता था। वो कॉलेज से निकलकर जुर्म की दुनिया में दाखिल हुआ और फिर बाहुबली माफिया बनकर सामने आया। माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव का असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का रहने वाला है। उनका घर आम घाट कॉलोनी में था। उसके पिता विश्वनाथ प्रताप श्रीवास्तव जीटीआई में प्रिंसिपल थे। बबलू का बड़ा भाई विकास श्रीवास्तव आर्मी में कर्नल है। ओम प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ बबलू ने एक बार पेशी के दौरान खुद मीडिया के सामने खुलासा किया था कि वो अपने भाई की तरह सेना में अफसर बनना चाहता था या फिर उसे आईएएस अधिकारी बनने की ललक थी, लेकिन उसकी जिंदगी को कॉलेज की एक छोटी सी घटना ने पूरी तरह बदल दिया और वो कुछ और ही बन गया। जराइम की दुनिया में पहला कदम। बबलू श्रीवास्तव की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। वो लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ का छात्र था। 1982 में वहां छात्र संघ चुनाव हो रहे थे। बबलू का साथी नीरज जैन चुनाव में महामंत्री पद का उम्मीदवार था। प्रचार जोरों पर था। छात्र नेता एक दूसरे को हराने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इसी दौरान 2 छात्र गुटों में चुनावी झगड़ा हुआ, जिसमें किसी ने एक छात्र को चाकू मार दिया। घायल छात्र का संबंध लखनऊ के माफिया अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना के साथ था। इस मामले में अन्ना ने बबलू श्रीवास्तव को आरोपी बनाकर जेल भिजवा दिया और ये बबलू के खिलाफ पहला मुकदमा था। यहीं से उसके मन में नफरत की आग जलने लगी थी। अन्ना के विरोधी गैंग में एंट्री। लेकिन अन्ना का गिरोह उस पर नजर लगाए बैठा था। पुलिस ने कुछ दिन बाद फिर से उसे अन्ना के कहने पर स्कूटर चोरी के झूठे आरोप में बबलू को जेल भिजवा दिया और इस घटना से नाराज घर वालों ने उसकी जमानत भी नहीं कराई। इसके बाद बबलू को 2 हफ्ते जेल में रहना पड़ा। उसके बाद वाहन चोरी की वारदातों में बबलू का नाम आ गया और इस बात से परेशान होकर बबलू ने अपना घर छोड़ दिया। उसने एक हॉस्टल में रहने के लिए कमरा लिया और इसी दौरान वो अन्ना के विरोधी माफिया राम गोपाल मिश्रा के संपर्क में आ गया और उसके लिए काम करने लगा। यही वो वक्त था जब बबलू ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था और वो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता था। किडनैपिंग किंग के नाम से कुख्यात। लॉ की शिक्षा हासिल करने वाला बबलू उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र तक अपनी पकड़ बना चुका था। उसने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपहरण को तरजीह दी और इस धंधे में उसने कई लोगों को मात दे दी थी। उसके नाम पुलिस ने अपहरण के कई मामले भी दर्ज किए। उसने फिरौती के लिए कई लोगों का अपहरण किया। फिरौती वसूली, अपहरण की धमकी देकर भी कई बड़े लोगों से पैसा वसूला। अपहरण की दुनिया में उसके नाम का सिक्का चलने लगा था। छोटे गैंग अपहरण करके पकड़ उसे लाकर सौंप देते थे और फिर वो सौदेबाजी करके फिरौती की रकम वसूल करता था। पुलिस उसके कारनामों से परेशान थी। जुर्म की दुनिया में लोग उसे किडनैपिंग किंग कहने लगे थे। दुबई में हुई थी दाऊद इब्राहिम से मुलाकात। बबलू श्रीवास्तव ने कॉलेज से लॉ की पढ़ाई तो पूरी की, लेकिन साथ ही वो अपराध की दुनिया में भी बहुत आगे बढ़ चुका था। 1984 से शुरू हुआ उसका आपराधिक ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा था। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अपहरण, फिरौती, अवैध वसूली और हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज होते गए। 1989 में वो पुलिस से बचने के लिए चंद्रा स्वामी से मिला, लेकिन उसके साथ बबलू की ज्यादा नहीं बनी। बबलू वहां से नेपाल चला गया और कुछ साल वहां रहने के बाद वो 1992 में दुबई जा पहुंचा, जहां नेपाल के माफिया डॉन और राजनेता मिर्जा दिलशाद बैग ने उसकी मुलाकात
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कराई। मुंबई धमाकों के बाद छोड़ा दाऊद का साथ। सिर पर दाऊद का हाथ आ जाने से बबलू श्रीवास्तव की ताकत बढ़ती जा रही थी। उसकी पहचान भारत से बाहर भी होने लगी थी। अब वो तस्करी के मामलों में हाथ आजमा रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1993 में अचानक मुंबई में एक साथ कई धमाकों से मुंबई दहल गई और इन धमाकों के पीछे डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आने लगा। इसी दौरान छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव समेत कई लोगों ने डी कंपनी को अलविदा कह दिया। कभी दाऊद के लिए जान देने का मादा रखने वाला छोटा राजन और बबलू श्रीवास्तव अब उसके दुश्मन बन गए थे। अब बबलू श्रीवास्तव जेल में ही खुद को सुरक्षित मानता है। कानूनी जानकारों का मानना है कि उसे पैरोल पर रिहाई मिल सकती है, मगर बबलू ने कभी कोर्ट में पैरोल के लिए पैरवी नहीं की थी। राजनीति में बबलू की ज्यादा दिलचस्पी नहीं। अगर वो जेल से छूट जाता है तो उसका इरादा फिल्में बनाने का था, लेकिन अब वो बाहर आने की कोशिशों में लगा हुआ है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।